उपन्यास के पाठकों को मेरा रमेशम मीना का सादर नमस्कार। आप अब तक सुन चुके हैं लगभग 1 दर्जन उपन्यास जो आदिवासी क्षेत्रों पर या आदिवासी समुदायों पर लिखे गए हैं। आज हम राजस्थान की महत्वपूर्ण या जलियांवाला से भी पहले घटी घटना मगरी मानगढ़ को लेकर के कुछ रचनाएं आई है। उनके मद्देनजर भीलों का शहीदी स्थल मानगढ़, मगरी मानगढ़, गोविंदगिरी, राजेंद्र मोहन भटनागर का उपन्यास आज हमारे सामने है। इसी के मद्देनजर रखते हुए किसी भी घटना पर रचनाकार किस तरह से सोचता है और किस तरह से रचना को बुनता है और किस तरह से चरित्र को बुनने के बाद वो उस समस्या को पाठक के सामने लाता है और पाठक जिससे ये समझ सके कि घटनाक्रम किस तरह से हुआ और रचनाकार ने पात्रों को किस उद्देश्य से, किस दृष्टिकोण से रचा है और पात्र नायक किस तरह से मन में बसता है या उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को उठाने में रचनाकार सफल रहा है। कुछ इसी तरह की बातों के साथ हमारे सामने कुछ सवाल होंगे क्योंकि वर्तमान दौर में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शोधार्थी लगातार शोध कर रहे हैं। स्त्री विमर्श पर और उसके बाद दलित विमर्श आया और उसके बाद अब चल रहा है आदिवासी विमर्श। खास करके साहित्य में, समाजशास्त्र में, इतिहास के विद्यार्थी या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी भी आदिवासीगत समस्याओं को लेकर के शोध करने के प्रति विशेष प्रेरित हुए हैं। तो ये घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि राजतंत्र में आदिवासी हितों पर कुठाराघात हुआ है। क्या इसे रचनाकार रचनागत स्तर पर सही तरह से उतार सके हैं? रचने में रचनाकारों से क्या 100% सफल हुए? जब 100% सफलता की बात आती है तो बात तो ये उठती है, क्या इतिहासकारों ने इतिहास को 100% सच उतार सके हैं या अपने दृष्टिकोण के चलते वामपंथी और दक्षिण पंथ की तरफ झुकाव के साथ घटनाक्रम को देखा और सारी चीज़ों को उलट फेर करके रख दिया? क्या ऐसी तरह से रचनाकार भी करते रहे? रचनागत प्रयास जिस समय किया गया गंभीरता से और गहनता गहराई के साथ, क्या इन रचनाकारों ने अपनी पूरी मेहनत से रचना को पात्रों के माध्यम से उसी गंभीरता से, संवेदनशीलता से उजागर किया है? कहा जा सकता है कि एक रचनाकार के लिए अपने क्षेत्रीय समस्या होने के कारण लिखना मजबूरी हो जाता है। चूंकि वो 1 दर्जन उपन्यास लिख चुके हैं तो दूसरे रचनाकार जो इस विषय पर लिख चुके हैं वे दूर से इसलिए लिखते हैं कि उन्हें उपन्यास लिखना था और उनका वो पहला उपन्यास होता है। तो इस तरह से शोधार्थियों को ये सोचने के लिए ये वाकया मजबूर करता है, क्या रचनाकार के उद्देश्य को और दृष्टिकोण को भी पकड़ने की ज़रूरत है। केवल खाना पूर्ति करने से, किसी घटनाक्रम को ग्लैमराइज करने से काम नहीं चल सकता। इसलिए शोधार्थियों को थोड़ा सजग रह करके इस बात पर गौर करना होगा। तो दूर से जो कोई भी रचनाकार किसी क्षेत्र का विजिट करता है, विजिट के बाद कुछ तथ्य लेकर के और उस आधार पर वो अपनी रचना को संभव करता है। ये जांच पड़ताल
और शोध विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती रहेगा, जिस पर मैं बाद में आता हूँ। चलिए मैं उपन्यासकारों और इस पर लिखे गए कुछ छुटपुट इतिहास संस्मरण, और यहाँ पर दो उपन्यास हमारे सामने हैं। मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी का मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी राजेंद्र मोहन भटनागर, दूसरा धूनी तपे तीर हरि राम मीणा का, जो पिछली बार एक वीडियो के द्वारा उस पर बताया जा चुका है। अब हम आज भीलों का शहीदी स्थल मानगढ़ के बहाने मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी की पड़ताल करते हैं। मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी 2011 में आता है। धूनी तपे तीर इससे 2.5-3 साल पहले 2009 में आ जाता है। शायद राजेंद्र मोहन भटनागर पर ये दबाव काम कर रहा था, चूंकि वो दर्जनों उपन्यास लिख चुके होते हैं, यानी उपन्यास करैक्टर के रूप में चरित्रगत विशेषताओं को लेकर के लिखने वाले फिक्शनर रहे हैं। तो उनको लगा कि जब धूनी तपे तीर भीलों के शहीदी स्थल पर आ सकता है, तो फिर वही शीर्षक लेकर के आते हैं मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी। वैसे धूनी तपे तीर और मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी की शीर्षक को लेकर के भी शोधार्थी ये बात कर सकते हैं। पाठक के विजय में ये सवाल उठना चाहिए कि अक्सर रचनाकार शीर्षक किसी भी रचना का, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास हो, कविता हो, नाटक हो, रिपोर्टाज हो, एकांकी हो, वो चाहे कुछ भी क्यों न लिखता हो, शीर्षक उस विषय की, उस रचना की आत्मा की तरह होता है। जिस तरह से सुनार सोने की परख करता है, उसी तरह से पाठक भी शीर्षक को देख करके अंदाजा लगा सकता है कि इस उपन्यास में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या होने वाली है, क्या संभव है। तो इसी बात के तहत हम पड़ताल करते हैं गोविंदगिरी। मगरी मानगढ़ गोविंदगिरी में जिस तरह से गोविंदगिरी का नाम आता है, इससे जाहिर हो जाता है कि ये इस पात्र की चरित्रगत विशेषताओं को मद्देनजर रख करके लिखने वाले हैं। धूनी तपे तीर जब कहा जाता है तो समस्या वहाँ केंद्र में होनी चाहिए, और ये बात पिछले वीडियो में, चाहे तो आप उसको पुनः सुन सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम राजेंद्र मोहन भटनागर के उपन्यास मगरी मानगढ़, जो भीलों का शहीदी स्थल मानगढ़ राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और रचनाकारों की दृष्टि से भी अब ये केंद्र में आ रहा है। तो गोविंदगिरी बंजारा जाति से होते हैं। बंजारा जाति से होने के बावजूद उस क्षेत्र से सरोकार रखने के चलते वे भीलों से सरोकार रखते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। गोविंदगिरी ऐतिहासिक पात्र है, ठीक वैसे ही जिस तरह से गांधी जी रहे हैं। तो आगे चल करके हम गांधी जी से भी आप इस संदर्भ में उनका भी उदाहरण आने वाला है। पहले हम गोविंदगिरी को राजेंद्र मोहन भटनागर वाया समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी करैक्टर को उभारा जाता है तो पूरी तरह से किस समाज में वो पैदा हुए और दाम्पत्य जीवन किस तरह का रहा, इस पर बाकायदा गहराई से आप इस उपन्यास में पढ़ सकते हैं। गोविंदगिरी की 2 पत्नियां होती है, बदली और गनी।
बदली वो बंजारा जाति से होती है तो गनी आदिवासी से। वैसे वैवाहिक संबंध किसी भी व्यक्ति के अपनी जाति में हो सकते हैं या फिर उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले जिनसे वो जुड़े हुए हैं उनसे हो सकते हैं, और गोविंद गिरी के साथ भी ऐसा यहाँ हुआ है। बदली जो बंजारा जाति से है, उसके देहांत के बाद दूसरी पत्नी आदिवासी गनी नाम से होती है। इन दोनों पात्रों को लेकर के हम फिर बाद में बात करते हैं। पहले उपन्यास की कुछ खास बातें हमारे सामने होनी चाहिए। ये जानकारी रहे कि बदली क्यों कर मरी। एक अकाल में बदली की अकाल मृत्यु हो जाती है और मौत के मुंह में समा जाती है, जिसके बाद उसका स्थान गनी लेती है, या कहें कि जैसे वो इशारा कर देती है कि उसके बाद उसका स्थान कौन लेने वाला है। गोविंद गिरी का प्रेम दोनों से ही अलग तरह का रहा है, दोनों को अलग स्तर का रहा है। एक से कहें कि वो जवानी का प्रेम था, उबलता हुआ खून था, तो दूसरा परिपक्व व्यक्ति का व्यवहार, सोच विचार, गंभीरता दिखाई देती है जो गनी के साथ दिखाई देती है, यानी आदिवासी उस महिला के साथ जो उनकी पत्नी बनती है। तो इस तरह से कहते हैं कि युवकोचित प्रेम की शुरुआत पहली पत्नी से करते हैं। बदली और गनी का मिलन होता है, इनका भी, और किस तरह से ये मिलती है ये भी चरित्र उभर करके आता है। याद रहे, मानगढ़ बागड़ क्षेत्र की बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना रही है। जिस तरह से जलियांवाला इतिहास में 300 व्यक्तियों को ये मारे जाने की ऐसा घटनाक्रम है कि जिस घटना को अंजाम जो देता है लॉर्ड कर्जन, तो उसे लंदन में यहाँ के आंदोलनकर्ता गोली से उड़ा देते वर्षों बाद। इसी तरह की घटनाक्रम यहाँ होता है, लेकिन इस तरह की कोई रिपीट बात नहीं होती। आदिवासी इसे उस तरह का इश्यू नहीं बना पाते या बदले की भावना से काम नहीं करते। मानगढ़ बागड़ क्षेत्र की उस घटना से भी, भारतीय ऐतिहासिक घटना से भी अधिक 2.5-3 गुना लोग इस पहाड़ी पर इस घटनाक्रम के शिकार होते हैं। राजाओं की सेना, रियासत की 2-3 राजाओं की और अंग्रेजों की सेना मिलकर के उस पहाड़ी पर कोहराम मचा देती है। वो आदिवासी जो सिर्फ धूनी जलाते हैं। धूनी तपे तीर में इसका जिक्र बाकायदा बड़े विस्तार से, गहराई से, गंभीरता से होता है। जब उस उपन्यास को पढ़ते हैं तो ये चित्र, ये दृश्य साकार हो जाता है कि कई लोग, और ये अमानवीय अत्याचार था, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ सत्ता बचानी थी, जारी रखनी थी, और राजाओं को अपने शिकंजे में कसना था। तो आदिवासियों की बगावत के बहाने उनको राजाओं पर शिकंजा कसने का ये बहाना मिल जाता है, और दोनों तीनों मिल करके नंगे बेहथियार
आदिवासियों पर कहर बरपाते हैं, मशीन गन चला देते हैं, गोलियां की बौछारें कर देते हैं, सैकड़ों आदिवासी मारे जाते हैं। ये ऐसा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है। आदिवासियों के गांधी से कम नहीं कर सकते गोविंद गिरी को। इस घटनाक्रम को जिसके कारणों में रहे हैं, कारणों में गोविंद गिरी को कह सकते हैं, लेकिन इससे भी पीछे अगर जाते हैं पृष्ठभूमि में, तो आदिवासियों का किया गया शोषण, अत्याचार, बेगार प्रथा, उनको दबाया जाना, और गोविंद गिरी के नेतृत्व करने से वो उनमें जन चेतना जागृत होती है। यो कहें कि बिरसा मुंडा की तरह, जिस तरह से बिरसा मुंडा झारखंड में आदिवासियों को, मुंडाओं को, संतालों को जगाते हैं, उसी तरह से भील गोविंद गिरी के द्वारा जागृत होते हैं और उस पहाड़ी पर एकत्रित होते हैं। वो जागरूक होते हैं शिक्षा के प्रति और बेगार न करने के प्रति, और उनकी संस्कार, शराब न पीना, इस तरह की बातें उपन्यास में की जाती है, होती है। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है। तो पश्चिम भारत के आदिवासियों के गांधी कह सकते हैं गोविंद गुरु को, जो ठीक वैसे जिस तरह से गांधी जी, अंबेडकर और गांधी के बीच में जो बहस हुई थी, ठीक उसी तरह से गोविंद गिरी की भले ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन गोविंद गिरी का मैसेज गांधी तक पहुंच गया था कि रियासतों में राजा आदिवासियों के प्रति क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी को इस समस्या का भी निपटारा करना चाहिए, गांधी जी को यहाँ आना चाहिए। इस तरह की बात गांधी जी के पास जाती है तो गांधी जी इससे इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी लड़ाई अभी अंग्रेज़ों के खिलाफ है और हम ये नहीं चाहते हैं कि राजा उनके खिलाफ मेरी लड़ाई हो जाए। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गांधी जी एक तरह से यहाँ भूल कर जाते हैं। ऐतिहासिक राष्ट्रीय करैक्टर का ये नायक आदिवासी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देता है, और जो जलियांवाला उनके सामने घटित होता है उससे पहले मानगढ़ घटित हो जाता है, और उस पर गांधी जी चुप लगा जाते हैं, या गांधी जी का रिएक्शन उस तरह से नहीं आता जिस तरह से जलियांवाला पर पूरे देश का आता है, पूरे विश्व का आता है, उस तरह से मगरी मानगढ़ पर घटी घटना पर नहीं आता। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मगरी मानगढ़ घटनाक्रम 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ, जो जलियांवाला से पहले होता है। लेकिन इस घटनाक्रम को भी इस उपन्यास में गलत उल्लेखित किया गया, जबकि धूनी तपे तीर में ये इसी तरह से उल्लेखित हुआ है। अब हम ये देख सकते हैं कि आखिर मगरी मानगढ़ के रचनाकार से कहाँ कहाँ कैसे भूलें हुई और पहचानने में कहाँ गलतियाँ की। चरित्र प्रधान उपन्यास रहा है ये, शायद चरित्र प्रधान उपन्यासों की कुछ कमी हो सकती है। तो इसके पीछे कहा जाता है कि आप एक बड़े फलक पर उपन्यास लिखने वाले 5 दर्जन उपन्यास आप लिख चुके होते हैं, इसके बाद आप मगरी मानगढ़, गोविंद गिरी एक तरह से जल्दबाजी में जैसे लिखते हैं, आपने ठीक से शोध नहीं किया होगा, या उस तरह से गहराई में उतरने के बजाय आपको जल्दबाजी थी कि कहीं ये घटनाक्रम उनसे छूट न जाए, या जो उपलब्धियां उनकी दर्जनों उपन्यास लिखने की है और एक खास घटनाक्रम न छूट जाए, जबकि धूनी तपे तीर का दबाव उन पर बराबर रहता है। ये दबाव उनको सहज नहीं होने देता, और ये असहजता इस उपन्यास के
कई जगह दिखाई देती है, जिसको मैं चिन्हित करने का प्रयास करता हूँ। एक तो यही है कि चरित्र प्रधान उपन्यास से व्यक्ति प्रमुख हो जाता है, और व्यक्ति जब प्रमुख हो जाता है तो उस घटनाक्रम को वो जीवंतता, चरित्रगत और रचना के स्तर पर उतारने में वो चीज़ नहीं आ सकी। इसलिए चेतना के केंद्र में, जबकि यहाँ इस घटनाक्रम के चेतना के केंद्र में या गोविंद गिरी के आसपास जो ये उपन्यास बुना गया है, इसमें धूनी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। सफ़ेद झंडे, नेजे और आदिवासियों में जो बुराइयां थी उसके विरोध में गोविंद गिरी आदिवासियों को खड़ा करते हैं, सजग करते हैं, सावचेत करते हैं और शिक्षा की अलग जगाते हैं। स्वास्थ्य का पाया, स्वास्थ्य की दृष्टि से शराब पीना, शराब पी करके गरीबी में जीवन बिताना और बेगारी राजाओं की करना, और इसी के चलते वो भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी विचारों में जितनी आती है, रचना के इस स्तर पर उतनी नहीं उतर पाती, ये रचना में ढल नहीं पाती, या कोई पात्र इन चीज़ों को दोहराता नहीं, बल्कि बार बार गोविंद गिरी पन्ने दर पन्ने इन बातों को जैसे रिपीट कर देते हैं या याद दिला देते हैं पाठक को कि उपन्यास में, इस घटनाक्रम में क्या मुख्य समस्या है, जिसे वो भूले नहीं है। लेखक पाठकों को याद दिलाने के लिए पन्ने दर पन्ने में ये बातें रची गई है, या यूँ कहें कि तकिया कलाम की तरह रचनाकार ने इन चीज़ों को बार बार उठाया है और गोविंद गिरी के मुंह से कहलवाया है। जैसे एक नेता जिन चीज़ों को बार बार कहना चाहता है अपने भाषण में, कुछ उसी तरह से भाषण की तरह ये बात आ जाती है। हालांकि उभर करके आया है गोविंद गिरी का दाम्पत्य जीवन, जिसमें उनका पारिवारिक घटनाक्रम, दाम्पत्य जीवन जिस तरह से उभर करके आता है, उसमें पति पत्नी के संबंध में या बदली के साथ उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनकी चर्चा का विषय में अतिशयोक्ति होती है, कई जगह वायवीयता आ जाती है, अतिशयता भी देखी जाती है। यहाँ तक कि एक दृश्य जब आता है कि देवी से जब साक्षात होता है पत्नी और उनके समकक्ष, तो देवी से साक्षात्कार दिखाए जाना, ये जिसमें कि ये विस्तार से इस बात को बताते हैं। ये कह सकते हैं कि जब जलियांवाला घटनाक्रम हुआ था, इसी तरह से इससे पहले रियासत के राजाओं के द्वारा आदिवासी समस्याओं के समझने में पूरी तरह से असफल होते हैं। वो सिर्फ दबाने का ही प्रयास करते हैं, उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते। आदिवासियों की समस्याएं राजाओं के लिए कभी समस्या रही ही नहीं। अगर वो रहती, अगर वो समस्या राजाओं के लिए होती, अंग्रेज़ों के लिए होती, और अंग्रेज़ों के लिए तो यहाँ की किसी भी तरह की समस्या के लिए समस्या राजनीति की ही थी, जो सत्ता बचाने में उनको येन केन प्रकार हैं हथकंडे अपना करके, शोषण करके और आंदोलन को दबा करके शमन करने का था। और यही बात अंततः घटित होती है, भीलों का शहीद स्थल मानगढ़ बन करके रह जाता है। यहाँ तक कि गांधी जी जो बहुत बड़े नायक होते हैं, विश्व में भी नायक के रूप में देखे जाते रहेंगे, लेकिन मगरी मानगढ़ की जब सवाल आएगा तो शोधार्थियों को अपने कान खुले रखने होंगे, आँखें, दिमाग, ये सब खुला रख करके कठोर होकर के इस विषय की पड़ताल करनी होगी, तभी जा कर के वे इस घटनाक्रम के प्रति न्याय कर पाएंगे। चाहे दूनी तपे तीर हो, चाहे मगरी मानगढ़ गोविंद गिरी हो, ये दोनों उपन्यास हो, या उस पर लिखी गई संस्मरण यात्रा वृत्तांत हो, या कुछ नाटक आए हैं वो नाटक हों, सभी की पड़ताल आपको
सर्जन की तरह, डॉक्टर की तरह, ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह से डॉक्टर चीर फाड़ करता है सर्जन, उस तरह से करने के बाद ही आप इस घटनाक्रम के साथ, उन आदिवासियों के साथ न्याय कर सकेंगे, जब न राजाओं ने किया, न अंग्रेजों ने किया, गोविंद गिरी जिनके साथ उठ करके खड़े हो गए। तो इन दोनों के बीच में आदिवासी और गोविंद गिरी जो उनका नायक हो जाते हैं, इन दोनों के घटनाक्रम को जीवंत करने में ये दोनों रचनाएं कहाँ कितनी सफल हुई और कहाँ असफल हुई, इस बात को निर्ममता के साथ बताने के लिए पाठकों को इसलिए सजगता से काम करना होगा, क्योंकि अगला रचनाकार जब ये लिखेगा और कहीं हकीकत सामने ले आया जो छुपी हुई है, और रचनाकार कभी रचना से, कोई भी रचनाकार किसी भी घटनाक्रम पर जब रचना करता है तो वो अंतिम नहीं होता। जिस तरह से लोकतंत्र में कोई पीएम बने वो अंतिम नहीं हो सकता, अंतिम जनता होती है और जनता उसे चेक करती है और बदल देती है। पीएम आते जाते रहते हैं, जनता यहीं रहती है, जनता के अकॉर्डिंग होने पर चलता है और खिलाफ होने पर नीचे उतार दिया जाता है। शेख हसीना को 1 दशक से अधिक शासन करने के बावजूद बेदखल कर दिया जाता है। तो इसी तरह से रचनाकार को आप शोधार्थी एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करेंगे। यही बात कहने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी भी यहाँ कठघरे में हो सकते हैं, हो सकते नहीं है। इसलिए कि जब उनके सामने प्रस्ताव जाता है और जब बिचौलिया किसान आंदोलन होता तब भी उनके पास प्रस्ताव जाता है, उसको भी वो नकार देते हैं। मगरी मानगढ़ घटना होती है, इसके पहले भी ये प्रस्ताव जाता है, तो गांधी जी राजाओं के खिलाफ नहीं हो सकते। भले ही राजा भेड़ियों के सामने चारा डालते रहें आदिवासियों का, और आदिवासी लुटते पिटते रहें, और राजा और अंग्रेज मिलकर के मगरी मानगढ़ पर गोलियां बरसाते रहे, कि गांधी जी फिर भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर गांधी जी कठघरे में हो सकते तो राजेंद्र मोहन भटनागर, हरिराम मीणा भी कठघरे में किए जा सकते हैं। ये शोधार्थी पर निर्भर करेगा। तो ये आलेख नहीं, ये वीडियो एक तरह से उन पाठकों के लिए जो इन उपन्यासों को पढ़ते हैं, पाठक के अंदर भी एक शोधार्थी होता है। भले वो BA में ना किया हो, PhD नहीं करता हो, लेकिन पाठक भी उतना ही निर्भर होता है। अगर पाठक ने 10, 20, 50, 100 उपन्यास पढ़ लिए हों तो वो पाठक भी एक शोधार्थी से कम नहीं होता। इसलिए मगरी मानगढ़ घटनाक्रम को समझने में रियासत असफल हो जाती है। रचनाकार कितने सफल हुए ये आपके सामने विषय होना चाहिए काम करने का, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे वो पूर्व का शोधार्थी हो, किसी भी विश्वविद्यालय में काम कर रहा हो। और अब तो विश्वविद्यालय सिर्फ देश के नहीं, सिर्फ राजस्थान के नहीं, पूर्वोत्तर के नहीं, दक्षिण के नहीं, विश्व में भी इन पर शोध चल रहे हैं। शोधार्थी देसी विदेशी हो सकता है। तो ये घटनाक्रम और ये वीडियो खास करके उन शोधार्थियों के लिए कि वे ये ठीक से पहचान लें, रचना पाठकों को सोचने पर मजबूर करे। ऐसी रचना अगर ये कम पड़ती है तो आगे भविष्य में कभी भी नाटक, उपन्यास, कहानी, कविताएं बराबर बनती रहेंगी। कारण मगरी मानगढ़ अब राजनीति के केंद्र में भी आ गया है।
भील क्षेत्र से सांसद विधायक बनने लगे हैं, अलग पार्टी बनने लगी है। राजनीतिक चेतना उसी तरह से, जिस तरह से झारखंड में बिरसा मुंडा, ताना भगत, संताल विद्रोह आदि से झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक चेतना आती है और वहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी बनते हैं, आदिवासी पार्टी होती है, ठीक इसी तरह से बागड़ में राजनीतिक पार्टी वजूद में आई है। विधायक और सांसद अपना अलग वजूद रखने लगे हैं और इसी कारण से किसी भी पार्टी की सरकार की ओर हो, मगरी मानगढ़ पर हर नेता पहुंचता है, मत्था टेकता है और पूछता है कि आपको ज़रूरत क्या है, इस भव्य स्थल को और कैसे भव्य बनाया जाए। जब राजेंद्र मोहन लिख रहे थे, जब धूमि तपे तीर के रचनाकार हरिराम मीणा लिख रहे थे, तब ये उतनी चर्चित नहीं हुई थी। तब झाड़ झंकाड़ का एक टीला मात्र था। अब यहाँ भव्य स्मारक बन चुका है, नेताओं की आवाजाही होती है। इसलिए बड़े बड़े रचनाकार भी इस घटनाक्रम को देखने, समझने और अनुभूत करके लिख सकते हैं बड़ी रचना, बड़े उपन्यास, महाकाव्य। भविष्य के गर्त में है, कल क्या होगा, कल आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि आपने सिर्फ लीपा पोती की, खाना पूर्ति की, केवल आपने प्रशंसा में लिखा। किसकी प्रशंसा? किसी की प्रशंसा नहीं। वक्त के साथ रचनाकार होता है और जो वक्त के साथ होता है, इतिहासकार तो जिंदा रहता है, वरना इतिहासकार की विचारधारा, दृष्टिकोण के आधार पर उसे भी असफल कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये देख रहे थे कि रचना में रचनाकारों को 100% सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन आगे मिल सकती है। कारण मैंने पहले भी गिनाए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी इस पूरे घटनाक्रम को नज़रअंदाज ही कर देते हैं, तो रचनाकार ने अपने क्षेत्र की समस्या होने के नाते रचनाएं लिखी। चूंकि आज का दौर सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, और यूट्यूब पे जो वीडियो आते हैं वो न जाने कहाँ तक पहुँचते हैं और किसी एक गंभीर रचनाकार तक या शोधार्थी तक पहुँच जाता है, तो उसके लिए हिंट कम नहीं होते। तो साथियों, ये एक इशारा था। हाँ, धुनी तपे तीर और मगरी मानगढ़ या अन्य और भी जो रचनाएं हैं, अगर वक्त मिला तो मैं इन सब की पड़ताल कर सकता हूँ, बशर्ते कि आप अगर प्रतिक्रिया इस तरह से आई कि मुझे मजबूर कर दे कि मैं उनको पढ़ने पर मजबूर हूँ और बात कर सकूँ, आपसे रूबरू हो सकूँ। ये आप पर निर्भर करता है और कल पर निर्भर करता है कि कौन किस तरह से क्या बात करता है। अलविदा, धन्यवाद।